नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही मानवीय और कानूनी पेचीदगियों से भरे मामले की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी है श्रीमती नीलम सिंह और उनके बेटे की, जी। जो भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई के खिलाफ अदालत पहुंचे। हाँ। हमारे हाथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का ब्यौरा है, WRIT ANO 64258 ऑफ 2008। जी, ये काफी महत्वपूर्ण मामला रहा है। मामला सुनने में तो सीधा सा लगता है, वही बैंक के कर्मचारी की मृत्यु हो गई, उनके परिवार को सहारे की जरूरत थी, बिल्कुल। खासकर एक नौकरी की जिसे हम अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। लेकिन यहाँ कहानी में कई मोड़ हैं। मतलब बैंक का इनकार, फिर नियम बदल गए और सालों तक ये कानूनी लड़ाई चली। जी हाँ, ये इतना सीधा नहीं था जितना लगता है। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या थीं, बैंक ने अपना बचाव कैसे किया और कोर्ट ने क्या कहा। हाँ, और सबसे जरूरी, अदालत ने इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा, खासकर जब नियम बीच में ही बदल गए। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में हैं श्री चंद्रभूषण सिंह। वो इलाहाबाद में एसबीआई की सिविल लाइन शाखा में मैसेंजर थे। अच्छा। एक पक्के कर्मचारी थे, लेकिन 6 दिसंबर 2007 को जब वो सर्विस में ही थे, उनका अचानक निधन हो गया। ओह। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। बिल्कुल। और ऐसे ही अचानक आए वित्तीय संकट से परिवार को उबारने के लिए ही देखिए अनुकंपा नियुक्ति जैसी योजनाओं का मूल उद्देश्य होता है। हाँ। ये महज एक नौकरी नहीं, बल्कि एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। सही कहा। जो परिवार को तत्काल राहत देने के लिए बनाया गया है, ताकि मतलब घर चलता रहे। हाँ, और श्री सिंह के पीछे उनका पूरा परिवार था। उनकी पत्नी श्रीमती नीलम सिंह, 2 बेटे अभिषेक और अविनाश, और उनके बुजुर्ग बीमार माता पिता भी। जाहिर है परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। जी, ऐसी स्थिति में आर्थिक सहारा सबसे पहली जरूरत बन जाता है। उन्होंने उम्मीद के साथ अपने बेटे अभिषेक सिंह के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया। ठीक है। आवेदन एसबीआई के लखनऊ स्थित मानव संसाधन विभाग मतलब HR डिपार्टमेंट को भेजा गया। सब कुछ नियम के मुताबिक लग रहा था, है ना? ऊपरी तौर पर तो हाँ, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन यही कहानी में पहला मोड़ आता है। क्या हुआ? बैंक ने मना कर दिया क्या? हाँ, 6 फरवरी 2008 को बैंक का जवाब आया और वो ना में था। अरे क्यों? बैंक ने कहा कि उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का कोई प्रावधान उनकी डाइंग इन हार्नेस स्कीम में था ही नहीं है? इसलिए वे अभिषेक को नौकरी नहीं दे सकते। ये तो अजीब बात है। मतलब कर्मचारी की मौत के वक्त ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी या बैंक ने बंद कर दी थी? ये दूसरा वाला मामला था। बैंक ने अपनी दलील में बताया कि उन्होंने 4 अगस्त 2005 को ही एक नई स्कीम लागू कर दी थी। अच्छा, 2005 में? हाँ, SBI स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लमसम अमाउंट। एक्स ग्रेशिया लमसम अमाउंट मतलब एकमुश्त रकम? जी हाँ, बिल्कुल। इस स्कीम ने दरअसल अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान को खत्म कर दिया था और उसकी जगह ये एकमुश्त रकम देने का नियम बना दिया था। ओहो, तो बैंक का कहना था कि क्योंकि श्री सिंह का निधन जो दिसंबर 2007 में हुआ, हाँ, वो इस नई यानी 2005 वाली स्कीम के लागू होने के बाद हुआ, इसलिए परिवार नौकरी का हकदार नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ उस एकमुश्त रकम का हकदार है। बिल्कुल सही। बैंक के अनुसार नियम साफ था, मृत्यु की तारीख पर जो स्कीम लागू होगी वही मान्य होगी। और 2007 में 2005 वाली स्कीम लागू थी जिसमें नौकरी का प्रावधान था ही नहीं। हो सकता है इसके पीछे बैंक के अपने प्रशासनिक या वित्तीय कारण रहे हों। हाँ, उस दौर में शायद कई सरकारी संस्थान ऐसा कर रहे थे। जी, ऐसा चलन था। समझ गया। तो ये सिर्फ नियमों की बात थी, लेकिन परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। एकमुश्त रकम मिली होगी, लेकिन क्या वो नौकरी की जगह ले सकती है? खैर, इसी इनकार के खिलाफ नीलम सिंह और उनके बेटे हाईकोर्ट गए। जी, उन्होंने रिट याचिका दायर की। तो कोर्ट में उन्होंने क्या दलीलें रखी? उनके वकील ने कई मजबूत तर्क पेश किए। पहला, उन्होंने कहा कि बैंक का ये रवैया भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण? कैसे? उनका दावा था कि इसी दौरान बैंक ने दूसरे, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। अच्छा। लेकिन उनके मामले में मना कर दिया, जो सरासर गलत है, अवैध है। अच्छा, ये तो गंभीर आरोप था। और क्या कहा? उन्होंने ये भी बताया कि परिवार को टर्मिनल बेनिफिट्स के तौर पर सिर्फ 1,60,000 रुपए मिले थे। बस? हाँ, जो इतने बड़े परिवार और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए बिल्कुल नाकाफी थे।
हाँ, ये तो बहुत कम रकम है। उनके पास आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था और अभिषेक सिंह, जिनके लिए नौकरी मांगी जा रही थी, वो सारी न्यूनतम योग्यताएं भी पूरी करते थे। ये तो मानवीय पहलू हुआ, लेकिन कानूनी तौर पर क्या कहा, खासकर उस 2005 वाली स्कीम के बारे में? यहीं पर उनकी दलील बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने भविष्य में हुए नीतिगत बदलावों का हवाला दिया। भविष्य में मतलब जो बाद में हुआ? जी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 7 अगस्त 2014 को सभी सरकारी बैंकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की एक नई व्यापक योजना जारी की थी। अच्छा, 2014 में? हाँ, इस योजना ने एक तरह से अनुकंपा नियुक्ति को फिर से मुख्य धारा में ला दिया था। जो दरवाजा 2005 में बंद हुआ था, वो 2014 में सरकार ने फिर खोल दिया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, 5 दिसंबर 2014 को खुद एसबीआई के पूछने पर, एसबीआई ने पूछा था जी, उनके अनुरोध पर वित्त मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि बैंकों के पास अब दोनों विकल्प है। दोनों मतलब? चाहे तो अनुकंपा नियुक्ति दें या फिर वो एक मुश्त रकम। अरे वाह! मतलब बैंक ये नहीं कह सकता था कि नियुक्ति का विकल्प है ही नहीं। कमाल है। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही मृत्यु 2007 में हुई हो, लेकिन जब उनका मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक तो नियम बदल चुके हैं। बिल्कुल, और नियुक्ति का रास्ता खुल चुका है। बिल्कुल, उनका तर्क था कि अनुकंपा नियुक्ति एक कल्याणकारी उपाय है। हाँ। और जब सरकार ने खुद इसे 2014 में बहाल कर दिया है तो बैंक को अब पुरानी 2005 की स्कीम की आड़ लेकर मना नहीं करना चाहिए। सही बात है। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले का हवाला दिया। अच्छा। कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार, ये 2015 का फैसला था। अच्छा, ये कैनरा बैंक वाला मामला क्या था? इसने क्या स्थापित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ इस केस के लिए। अच्छा। कैनरा बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 2014 में आई सरकारी योजना ने 2005 जैसी योजनाओं को जो सिर्फ एक मुश्त रकम देती थी, उनको प्रतिस्थापित कर दिया है, सुपरसीड कर दिया है। सुपरसीड मतलब उनकी जगह ले ली है। जी हाँ, यानी 2014 की योजना के आने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान फिर से जीवित हो गया है। ओहो। ये नीलम सिंह जैसे परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। समझ गया। याचिकाकर्ताओं की दलीलें तो काफी वजनदार लग रही हैं, खास करके कैनरा बैंक वाले फैसले के बाद। लेकिन बैंक चुप तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका क्या कहना था इन सब पर? बैंक ने अपनी पुरानी दलील पर ही जोर दिया। ओके। उनके वकील का मुख्य तर्क वही रहा। कानून का सिद्धांत है कि किसी भी मामले में वही नियम या योजना लागू होती है जो घटना के समय प्रभावी थी। घटना मतलब यहाँ कर्मचारी की मृत्यु। जी, जब श्री सिंह की मृत्यु हुई यानी 2007 में, तब 2005 की सिर्फ रकम वाली स्कीम लागू थी, बात खत्म। बाद में नियमों में क्या बदलाव हुए, उससे 2007 में हुई मृत्यु के मामले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि कानून आमतौर पर पिछली तारीख से लागू नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। जी बिल्कुल। क्या बैंक के पास अपनी बात के समर्थन में कोई अदालती फैसला था? हाँ, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजकुमार। ये 2010 का मामला था। अच्छा, राजकुमार केस। जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक बैंक के पक्ष जैसी बात कही थी और बैंक को निर्देश दिया था कि वो आवेदन पर उस समय लागू योजना के तहत ही कार्रवाई करे, यानी एक मुश्त रकम वाली। हाँ, उस केस के संदर्भ में। ओह, तो अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ही दो अलग-अलग मामलों से निकलती हुई अलग-अलग व्याख्याएं थीं। बिल्कुल। राजकुमार 2010 और कैनरा बैंक 2015। एक जो शायद घटना के समय के नियम पर जोर दे रहा था, हाँ, और दूसरा जो बाद में हुए बदलाव और नियुक्ति की बहाली को ज्यादा महत्व दे रहा था। सही पकड़ा आपने। अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर था कि वो किस रास्ते पर चलते हैं। बिल्कुल, यही इस केस की सबसे बड़ी कानूनी गुत्थी थी। अदालत को तय करना था कि 2007 की घटना पर 2005 का नियम लागू करें या 2014-2015 के ताज़ा नियमों और सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या को प्राथमिकता दें। तो अदालत ने सबका विश्लेषण कैसे किया? उन्होंने किन बातों पर गौर किया? अदालत ने सबसे पहले तो सारे तथ्यों को माना। मृत्यु की तारीख, आवेदन, बैंक का शुरुआती इनकार और उसका आधार यानी वो 2005 की स्कीम। ठीक है। फिर उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के दावों की सामान्य शर्तों को देखा, जैसे आश्रित का आवेदन, उसकी योग्यता और पद की उपलब्धता। ये तो खैर सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन फिर वो इस कानूनी पेंच पर आए होंगे 2005 बनाम 2014। हाँ, लेकिन उससे पहले अदालत ने एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने पर बहुत प्रासंगिक मामले का जिक्र किया, सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ।
ये 1989 का केस है। सुषमा गुसाई, अच्छा पुराना केस है। जी, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मकसद पर जोर दिया था। क्या मकसद बताया था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा था कि इसका उद्देश्य परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है, उन्हें सहारा देना है। तत्काल, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि जरूरत पड़े तो सरकार या संस्थान को एक अतिरिक्त पद मतलब सुपरन्यूमररी पोस्ट बनाकर भी योग्य आश्रित को नौकरी देनी चाहिए। अरे वाह, सुपरन्यूमररी पोस्ट भी। जी, ये दिखाता है कि कानून की नज़र में ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक मानवीय जरूरत है। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब कानून की आत्मा तत्काल मदद करने की है, लेकिन नीलम सिंह के मामले में तो सालों बीत गए थे। बिल्कुल, और शायद इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने फिर कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 वाले फैसले को देखा, जिसका जिक्र याचिकाकर्ताओं ने भी किया था। हाँ, अदालत ने माना कि ये फैसला इस मामले में निर्णायक है। क्यों माना निर्णायक? कैनरा बैंक ने ऐसा क्या कहा जो राजकुमार वाले मामले से ज्यादा प्रभावी लगा कोर्ट को? देखिए, कैनरा बैंक फैसले ने साफ कर दिया था कि 2014 में सरकार द्वारा लाई गई नई योजना, हाँ, जो अनुकंपा नियुक्ति को अनिवार्य करती थी या कम से कम एक विकल्प बनाती थी, उसने 2005 जैसी पुरानी योजनाओं को, जो सिर्फ एकमुश्त रकम देती थीं, प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया है या बदल दिया है। अच्छा, मतलब जब नीलम सिंह का मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, फैसला 2020 में आया, हाँ, तब तक अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान कानूनी तौर पर फिर से पूरी तरह लागू हो चुका था। अच्छा, तो कोर्ट ने माना कि भले ही मौत 2007 में हुई, लेकिन फैसला देते समय जो कानूनी स्थिति है, जी, यानी 2014 की स्कीम और कैनरा बैंक का फैसला, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, अदालत का झुकाव इसी तरफ था। उन्होंने वित्त मंत्रालय के 5 दिसंबर 2014 वाले स्पष्टीकरण का भी जिक्र किया। हाँ, जिसमें दोनों विकल्प थे। बिल्कुल, जिसने पुष्टि की थी कि बैंकों के पास नियुक्ति और रकम दोनों विकल्प मौजूद हैं। अदालत ने एक और बहुत मानवीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पैसों से मिलने वाला मुआवजा, वो एक्स ग्रेशिया रकम, हाँ, परिवार के कमाने वाले सदस्य का स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये कुछ वक्त के लिए राहत दे सकता है, पर नौकरी से मिलने वाली नियमित आय और सुरक्षा की बराबरी नहीं कर सकता। ये तो बहुत पते की बात कही कोर्ट ने। एक मुश्त पैसा तो खर्च हो जाता है, नौकरी लंबे समय तक सहारा देती है। जी हाँ। तो इन सब विश्लेषणों के बाद आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? क्या अभिषेक को नौकरी देने का आदेश दिया? सीधे तौर पर नौकरी देने का आदेश नहीं दिया, लेकिन अदालत ने एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी किया। मैंडेमस? ये क्या होता है? ये एक तरह का अदालती हुक्म होता है जो किसी सरकारी संस्था या अधिकारी को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है। अच्छा, मतलब कोर्ट कह रहे हैं कि जाओ अपना काम करो। हाँ, कुछ वैसा ही। इस मामले में बैंक को निर्देश दिया गया कि वो श्रीमती नीलम सिंह और अभिषेक सिंह के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर फिर से विचार करें। फिर से विचार? लेकिन किस आधार पर? पिछली बार तो मना कर दिया था। यही खास बात है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये पुनर्विचार 3 चीजों को ध्यान में रखकर किया जाए। अच्छा, क्या हैं वो 3 चीजें? पहला, 5 अगस्त 2014 से लागू हुई सरकारी बैंकों में अनुकंपा नियुक्ति की योजना। ठीक है, 2014 वाली योजना। दूसरा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का 5 दिसंबर 2014 का स्पष्टीकरण पत्र, वो जिसमें दोनों विकल्पों की बात थी। जी हाँ। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट का कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार मामले में दिया गया फैसला। समझ गया। तो कोर्ट ने बैंक को एक तरह से ये कहा कि देखो भाई, जिस 2005 की स्कीम के आधार पर तुमने पहले मना किया था, हाँ, वो अब कैनरा बैंक केस के बाद मान्य नहीं रही। अब तुम इस आवेदन को 2014 की स्कीम और सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या के हिसाब से देखो। एकदम सही पकड़ा आपने, यही निर्देश था। और कोर्ट ने इसके लिए बैंक को कोई समय सीमा भी दी? हाँ, आदेश की कॉपी मिलने के 3 महीने के अंदर उन्हें ये पुनर्विचार करना था। 3 महीने? जी, इसी निर्देश के साथ कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। तो अंत में परिवार को सीधे जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनके लिए एक बड़ा दरवाजा जरूर खुल गया। बिल्कुल, अब बैंक को नए नियमों के तहत उनके दावे को देखना था। हाँ, ये मामला कई परतें खोलता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक नीतियां, खासकर बड़े संस्थानों में, बदलती रहती हैं। हाँ, कभी नियुक्ति, कभी सिर्फ पैसा, कभी दोनों का विकल्प। और कैसे अदालतें इन बदलते नियमों की व्याख्या करती हैं, खासकर जब मामला किसी परिवार की रोजी रोटी से जुड़ा हो। और ये देरी वाला पहलू भी सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल, अनुकंपा नियुक्ति का मकसद है तत्काल राहत, इमीडिएट रिलीफ। हाँ, लेकिन यहाँ देखिए, मृत्यु हुई 2007 में, परिवार ने आवेदन दिया, बैंक ने मना किया, मामला कोर्ट में गया, लंबा चला और फैसला आया 2020 में। 13 साल। 13 साल, बाप रे। क्या
13 साल बाद मिलने वाली कोई भी राहत तत्काल कही जा सकती है? सवाल ही नहीं उठता। ये लंबी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं उस मूल उद्देश्य को ही चोट पहुंचाती हैं। ये सचमुच एक बड़ा सवाल है। और एक और बात जो मेरे मन में आ रही है, जी, ये जो नीतियों में उतार चढ़ाव होता है, कभी नौकरी कभी पैसा, ये क्या दिखाता है? क्या ये संस्थानों और कर्मचारियों के परिवारों के बीच बदलते हुए सामाजिक अनुबंध की तरफ इशारा करता है? ये गहरा सवाल है। क्या एक मुश्त रकम वाकई में नौकरी का विकल्प बन सकती है, खासकर जब हम परिवार की लंबी अवधि की सुरक्षा और स्थिरता की बात करते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद एक मुश्त रकम तात्कालिक जरूरत पूरी कर दे, लेकिन नौकरी एक निरंतरता देती है, एक सम्मानजनक जीवन देती है। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक और शायद नैतिक सवाल भी है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।